हाँ हाँ भाई साहब, आपको तो आना ही है। इससे अच्छा और मौका कब मिलेगा आपको कि एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आना है मतलब आना है। और हाँ, तारीख नहीं भूल जाना भाई साहब, 18 जनवरी एकदम से लॉक कर दो। बेशक पूरे परिवार के साथ आना है, वो भी पूरे 5 दिन पहले, और नहीं तो क्या। पास बैठी अनीता जी बार बार महेश जी को थमने के लिए कह रही थी, लेकिन महेश जी थे कि बिल्कुल वंदे भारत की तरफ भागते हुए चले जा रहे थे। अच्छा भाई साहब ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। और हाँ, 18 जनवरी बिल्कुल भी नहीं भूलना। लो जी, ये हो गई आज आगरा वाले भाई साहब से बात। अब लगाता हूँ सूरत वाली भाभी जी को फोन। हाँ, उनको कम से कम 8 दिन पहले का न्योता दे ही देना जी, आखिर ये भाभी है आपकी। अरे तुम भी ना अनीता, कितनी चिढ़ती हो मेरे घर वालों से। अरे हमारी शादी को 32 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम औरतों का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और आने के बाद उनकी खातिरदारी भी तो करनी होती है, तब तुमको दुकान और तुम्हारे बेटों को अपना ऑफिस याद आ जाता है। हा? इतने सालों से मैं ही तो करती आई हूँ। और मेरा कुछ भी नहीं मम्मी, मैं नहीं कराती थी आपकी हेल्प। अरे आ गई मेरी बिटिया, आजा आजा। अरे अब तो तू पराई हो गई, अब तो मैं ही अकेली हूँ ना। बस कुछ दिन की बात है मम्मी, फिर तो घर में रौनक ही रौनक होगी। वो तो है बेटा। तभी अनीता जी के फोन की घंटी बज उठती है। लो जी, मेरी बहन का फोन भी आ गया। हाँ जी जी, अब और कितना इंतजार कराओगी, जल्दी से आ जाओ। और अब की बार तो डबल शॉपिंग करनी है, तो समय भी दुगना ही लगेगा। हाँ, 15 दिन पहले आ जाना। लो कर लो बात, अपनी बहन को 15 दिन पहले का न्योता, अपना क्या भैया, चलते हैं दुकान। अब आप भी सोच में पड़ गए ना, आखिर मिश्रा सदन में हर काम डबल क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का खास कारण मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद ही जान लो। धीरे धीरे करते वो दिन भी आ जाता है जिसका महेश जी और अनीता जी को महीनों से इंतजार था। लो अनीता, हम तो आ गए, अब बताओ क्या क्या काम रह गया है तुम्हारा। बड़ी ही जल्दी आ गई हो जीजी आप। अब हम नहीं आएंगे मिन्नी की शादी में। हाँ अच्छा, ऐसी बात है क्या? और नहीं तो क्या, राहुल की शादी में पूरे 20 दिन पहले पहुंच गए थे हम। अच्छा आओ बैठो, चलो देखो क्या क्या होना है। मम्मी मेरी सहरा कहाँ है? तभी कपिल भी वहां आता है। ये देखो मम्मी, कैसा लग रहा है? अरे ये मेरा है भाई। अरे आपकी जो चीज है वो मेरी भी तो है भैया। अरे अब तो बड़ा हो जा। क्या मम्मी, आपको कितनी बार कहा था कि इसका बाल विवाह ना कराओ। अरे बेटा, पिताजी तुम्हारे पक्के बनिया आदमी है। जब एक दावत में 2 दहेज मिल जाए तो 2 बार खर्च क्यों करना। हाँ, इसी इंतजार में मैं पूरा 30 का हो गया। जुबान बड़ी कड़वी है आपकी भाई साहब, वाकई में मानना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब दोनों दुल्हे राजा अपनी अपनी दुल्हनियां ब्याहने चल देते हैं। अब तो आप समझ ही गए ना क्यों बार बार डबल की बात हो रही है, क्योंकि महेश जी ने अपने दोनों बेटों को एक ही मंडप में ब्याहने का सोच लिया था, जिससे खर्चा आधा फायदा डबल। ननद रानी खनक भी अपनी पायल खनकाते हुए वहां आती है। क्या कर रही है मेरी प्यारी दोनों भाभियां? आओ दीदी प्लीज बैठो ना। हाँ जी भाभी, और हमारी बड़ी भाभी नहीं दिख रही? मैं भी यही हूँ दीदी, बस जरा ब्रीफकेस सेट कर रही थी। लो जी दीदी आपका ये गिफ्ट। अरे हाँ भाभी, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई दीदी का गिफ्ट। रुको मैं भी लाई। अरे नहीं नहीं, आप दोनों यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे किसी से कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे आप दोनों जैसी प्यारी प्यारी भाभियां मिल गई, और क्या चाहिए मुझे। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे 2-2 भाभियां एक साथ दे दी ऊपर वाले ने। खनक के मुंह से ये सुनकर पारुल और स्मिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। अब आप तो समझ गए ना आखिर क्यों। अरे भाई सिंपल सी बात है, ननद को लेकर लोगों ने इतना हाइप जो मना रखा है, जैसे कि ननद कोई वैम्पायर हो और उसकी निगाह भाभी की हर एक चीज पर रहती है। इसी बीच में ऐसी सीधी ननद मिल जाए तो चौंकना तो बनता है। तभी खनक को उसकी प्यारी मम्मी यानी कि अनीता जी आवाज लगाती है। हाय मम्मी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। भाभी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं। हाँ स्मिता, तुमने बिल्कुल सही कहा यार, मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ यार। मेरी तो सारी दोस्त यही कहती थी, तेरी ननद से बचकर रहना, ननद हमेशा बड़ी खतरनाक होती है। सच में स्मिता, घर का सबसे खतरनाक प्राणी ही है जो एकदम गौ है, तो फिर टेंशन किस बात की। चलो भाई, हमारी तो मौज हो गई।
एक साथ ब्याह कर आई बहुएं अभी तक घर में किसी के बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। अगर जेठानी पहले आई होती तो वो देवरानी के लिए गृह युद्ध में एक सारथी की तरह काम करती। लेकिन यहाँ तो दोनों ही अज्ञानी है बस। चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इधर शाम को स्मिता और पारुल रसोई में काम कर रही थी। स्मिता, तुम्हें पता है कि तोरई की सब्जी में यहाँ टमाटर पड़ेगा या नहीं? क्योंकि मेरे मायके में तो टमाटर डालकर बनाते हैं। मुझे कैसे पता होगा भाभी, आप मेरी जेठानी है, मैं पीछे पीछे आप आगे आगे। अच्छा बच्चे, ये बात है। चलो कोई ना, मैं जरा मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ, क्योंकि तोरई, लौकी, टिंडे हर जगह लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं और मैं पहले ही दिन कोई कांड नहीं करना चाहती। मायके में जो कर रखे हैं। पारुल अपनी सास के कमरे की ओर रुख करती है और तभी वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर पारुल रुक जाती है। मम्मी, देना है तो यही दो ना, मुझे तो यही अच्छी लग रही है, वरना नहीं चाहिए। अरे खनक बेटा, तुझे बताया तो ये तेरी बड़ी भाभी की है, ऐसा कैसे तुझे दे दो? पलट कर जाती हुई पारुल अपना नाम सुनकर रुक गई। मम्मी जी, अगर बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊं? अरे अरे भाभी जी, ऐसी क्या बात है, आप ही का घर है। अब मैं तो 5 साल पहले ही पढ़ाई हो गई हूँ। वो मम्मी जी, मैं ना तोरई की सब्जी पूछने आई थी, लेकिन आप दीदी से कुछ मेरे बारे में कह रही थी। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया आपको कुछ पसंद आया है जो मम्मी जी ने मेरे लिए लिया है शायद। हाँ पारुल बेटा, अब तू इस घर की बहू है, अब तुझसे क्या ही छिपाना। ये तेरे लिए एक अंगूठी ली थी जो इसे बड़ी ही पसंद आई है। अब मैं से वही समझा रही थी कि क्या मम्मी जी आप भी? अरे दीदी मेरी इकलौती ननद है और ऐसी ननद आज के टाइम में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप ये प्लीज दीदी को दे दो। तभी स्मिता भी पीछे से आती है। भाभी अब कहाँ रह गई? वो कढ़ाई में तेल बहुत तेज गर्म हो गया तो मैं बंद करके आ गई। चलो सब्जी बनानी है ना। अरे मैं तो भूल ही गई। स्मिता, तुम गैस बंद करके आई ना, ये सही किया। तुम ही देखो, ये दीदी मेरी बात ही नहीं सुन रही है, शायद तुम्हारी बात मान ले। क्या हुआ दीदी, क्या कह रही हैं भाभी? अरे कुछ भी नहीं भाभी, आप दोनों भी ना। अरे अब ये तो बताएंगी नहीं। बात यह है कि इनको पसंद आई है मेरी ये रिंग जो मम्मी जी ने मेरे लिए ली थी, और अब ये मना कर रही है और मैं इनको दे रही हूँ। वैसे मुझे पसंद तो छोटी भाभी के इयररिंग्स भी आए थे, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, प्लीज आप लोग जिद ना करो। अब लगता है आप लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे ना। फिर क्या, बस दोनों भाभियां जबरदस्ती अपनी प्यारी सी, भोली सी, सीधी सी ननद को रिंग और इयररिंग्स देकर ही मानती हैं। हाँ, आप दोनों कितने अच्छे हो सच में। अरे हमसे अच्छी तो आप हैं। अरे हमसे अच्छी तो आप हैं। इतना कहकर खनक दोनों भाभियों को गले लगा लेती है और ननद रानी एक तीर से 2 निशाने मार देती है। कुछ ही दिनों बाद सब लोग डिनर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे अब तुम लोग भी ना हर जगह जाने में लेट कर देते हो। बेटा कपिल, सौरभ, जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी पारुल और स्मिता भी रेडी होकर वहां आते हैं। देखिए मम्मी जी कैसी लग रही हूँ? और मैं भी मम्मी जी। अरे मेरी दोनों बेटियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। तभी खनक और उसके पति मोहित भी वहां आते हैं। चलिए चलिए, सब रेडी हो गए ना? देखो दामाद जी भी आ गए और मेरी बिटिया रानी खनक भी। सच में मेरी बिटिया अपने नाम के जैसी है, एकदम खान के लिए। अरे मम्मी जी, पापा जी नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? चल नहीं रहे क्या हमारे साथ? अरे नहीं, उनका कहना है कि बच्चों को जाने दो, हमारा क्या काम है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। अरे उनका दामाद आज इतने बड़े 7 स्टार होटल में पार्टी दे रहा है तो भी वो नहीं जा रहे। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। रुकिए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। दामाद अपने ससुर के पास जाता है। चलिए ना पापा जी, अरे देखकर तो आइए कैसा रिसोर्ट है, कैसा होटल है। अरे नहीं नहीं जमाई साहब, फिर कभी चलूंगा। ठीक है पापा जी, फिर आप आराम करिए। थोड़ी देर में सब पार्टी के लिए निकलते हैं। स्मिता, वाकई में हमारे ननद नंदोई कितने अच्छे हैं। ऐसे भला कोई कहाँ पार्टी देने ले जाता है। ऊपर से दामाद तो कितनी कंजूस होता है। हाँ भाभी, बिल्कुल सच कहा आपने, वाकई में काबिले तारीफ है हमारे जीजाजी। सब जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं और मोहित उनकी जी भर के खातिरदारी करता है। वेटर इधर आओ। ये कौन सी नॉर्मल आइसक्रीम सर्व कर दी? हाँ, फटाफट से शाही राजभोग आइसक्रीम लेकर आओ। और हाँ, वो आपके यहाँ जो रॉयल रसमलाई है केसर से भरपूर, उसको भी लाना मत भूलना। आखिर हमारी दोनों भाभियां पहली बार हमारे साथ आई हैं।
ये सुनकर पारुल और स्मिता दोनों खिलखिला उठती है। अब थोड़ी देर में बारी आती है बिल देने की। देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए सर, आपका 15,455 का बिल। अरे इधर लाओ, कौन सा ज्यादा है मैं देता हूँ। अरे ये भी कोई बिल है क्या? और देखो कोई पैसा नहीं देगा। मेरे जैसा जीजा हो उसके बाद। जीजा जी। नहीं 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 साले साहब, आप नहीं देंगे, मैं आपको देने ही नहीं दूंगा। अरे हाँ जीजा जी, आज पार्टी आपकी तरफ से है तो आज तो आप ही देंगे। वही तो, ये सौरभ ना फालतू में कहाँ जा रहा है? वही तू बैठ। अरे मैं तो कह रहा था पापा जी के लिए खाना पैक करा लेते हैं, उनके लिए भी अकेले क्या ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन हाँ उसके पैसे मैं ही दूंगा। सुन रहे हो ना कान खोलकर दोनों। अब ससुर जी के लिए खाना पैक होकर आ जाता है, लेकिन अभी तक मोहित जी अपना पर्स ही खोज रहे थे। ये कहानी है पूजा की, जिसे जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें पसंद थी, खाना और सोना। सुबह के 10 बजे पूजा अपने कमरे के बिस्तर पर फैलकर ऐसे सो रही थी मानो पिछले जन्म में वो कुंभकर्ण की रिश्तेदार रही हो। तभी घर के दरवाजे से नई काम वाली अंदर आती है। ये किसकी गुर्राने की आवाज आ रही है? आपके घर पर कुत्ता है क्या मेम साहब? आपने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को? मैं इस घर में काम नहीं करेगी, मेरे को मेरी जान प्यारी है। अरे नहीं कमला, ये तो मेरी बेटी के खर्राटों की आवाज है यूं तो कबूतरी सी, पर खर्राटे इतने जोर के लेती है कि पूरा घर थर्रा उठे। खैर तू जा, आगे दाहिने हाथ की ओर रसोई है, बर्तन धोना शुरू कर दे। यहाँ कमला बर्तन धोती है और वहाँ बर्तन की आवाज़ से पूजा की नींद टूट जाती है। वो हिलते डुलते बिखरे बालों में अपने कमरे से बाहर आती है। बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मी। ये तुझे उठकर सीधा भूख कैसे लग जाती है बेटा? एक तो मेरा पैर टूटा हुआ है और तू ऐसी हालत में भी मुझसे खाना मांग रही है। लगवाया है ना कमला को काम पर, एक बार बर्तन धो ले फिर खाना बनाएगी। हाँ तो बोल देना मम्मी, मैं पिज्जा खाऊंगी और फ्रेंच फ्राइज। अरे तू जरा पैर हिला ले, खुद ही जाकर उसे कह दे, किसी बहाने 4 कदम तो चलेगी तू। पूजा कमला के पास रसोई में जाती है। भाभी तो कह रही थी कि वो अकेली औरत है इस घर में, तो आप पड़ोस से आई ली है क्या भाभी? लेकिन मेरा डेट फिक्स है, सारे काम का 10,000। ये क्या कह रही है आंटी जी? आपको मैं कोई औरत लग रही हूँ क्या? मैं पूजा हूँ, पूजा, इस घर की बेटी। क्या भाभी आप भी ना मजाक करती है। भाभी तो बता रही थी उनकी बेटी कबूतरी जैसी लगती है, पर आप तो गिद्ध है, गिद्ध। कमला की बात सुनकर पूजा रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है और कमला की शिकायत लगा देती है। इसीलिए मुझे घर में काम वालियाँ पसंद ही नहीं है। उस दिन अगर आप गिरती नहीं और आपके पैर में फ्रैक्चर नहीं होता तो ये सब सुनना नहीं पड़ता मेरी बेटी को। हे भगवान, 2 मिनट इस घर में इंसान शांति से नहीं रह सकता। पैर क्या टूट गया मेरा, इस घर में कोई काम ही नहीं हो पा रहा। कमला, कमला यहाँ आ। ये क्या है कमला, तू मेरे घर काम करने आई है या मेरे घर वालों पर टिप्पणी करने? आपको बुरा लगा तो माफ़ी मांगती है मेम साहब, पर सच तो यही है। दीदी जी का इस तरह अपने शरीर को फैलने देना, आगे जाकर उनको ही भारी पड़ेगा। कैसे होगी शादी? अभी 22-23 की तो होगी ना? 22-23 क्या, अभी तो 27 पूरा हो जाएगा अगले महीने 19 को। अरे माँ, इस उम्र तक लड़की को इसी घर पर बिठा कर रखा है भाभी जी आपने। 11 बजे उठकर कमरे से बाहर आ रही लिए, ना बाल बनाए ना कपड़े ढंग से पहने। अगर अभी जाकर बड़प्पन नहीं लेगी तो शादी के बाद तो बेड़ा गर्क होना ही है। मैं तो इसके पापा के कारण इसे कुछ बोल नहीं पाती थी। अच्छा है, कमला बोल रही है तो इसके कानों में बातें जाएंगी और इसे शर्म आएगी। पूजा 27 की होने वाली है, बताइए पता ही नहीं चला। लगता है जैसे कल ही इसे गोद में उठाकर अस्पताल से लेकर आया था। लड़कियां तो इतनी तेजी से बड़ी होती ही है कि पता नहीं चलता, पर अब बड़ी तो हो चली है ना। सोचिए, इसके ग्रुप की सारी लड़कियों की शादी एक एक कर होती जा रही है। अब आज नहीं तो कल इसे भी तो दुल्हन बनना होगा। अब क्या पता कैसा घर मिले। आपकी माँ के सामने तो मैं 2 बार से ऊपर खा भी नहीं सकती थी, उस पर भी 2 से तीसरी रोटी होती ही मम्मी जी टोक देती थी, और ये एक बार में खाती है 12-15 रोटियां। ऐसे कैसे निभेगी ससुराल में? अरे मम्मी, मुझे ज्यादा भूख लगती है, इसमें मेरी गलती है क्या? बिल्कुल वही कहानी। क्या बताऊं भाभी जी, इसके पहले मैं जिस घर में काम करती थी ना, वहाँ मेम साहब के बेटे को अचानक ही शादी के बाद ज़्यादा खाने की आदत लग गई। अब ज़्यादा खाएंगे तो शरीर तो फैलेगा ही। मोटा पायसा हो गया कि बीवी के भागने की नौबत आ गई। फिर मेम साहब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उपाय बताया। अब देखिए सलमान खान लगने लगे हैं भैया जी। कमला ठीक कह रही है। राकेश, डॉक्टर से मिलने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। हो सकता है कारण कुछ और ही हो इसकी भूख का।
यहाँ एक तरफ उषा पूजा का बायोडाटा बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर देती है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पूजा और डॉक्टर की बातचीत होती है केबिन से निकलते वक्त। एनी लास्ट टिप सर? छोड़ो मत खाना, बस थोड़ा थोड़ा खाओ खाना। डॉक्टर से मिल के आने के बाद पूजा के खाने की क्वांटिटी तो कम हो जाती है, पर वो खाना बार बार खाना शुरू कर देती है, और इस हद तक कि 24 घंटे में शायद ही ऐसा कोई घंटा होता जब पूजा खाना ना खा रही थी। और लेकर जाओ इसे डॉक्टर के पास। यहाँ लड़के वालों ने मिलने के लिए हाँ कर दिया है और पूजा है कि खाना ही नहीं छोड़ रही। अगर ये इसी तरह 24 घंटे मुंह में खाना लेकर बैठी रहेगी तो मिलना कैसे होगा लड़के वालों से, और उन्हें सब पता चल गया तो कैसे होगी शादी फिर। आप बस लड़के वालों को बुलवाइए, बाकी सब मैं देख लूंगी जी। और अपना दिमाग लगाकर उषा जानबूझकर लड़के वालों को बाहर रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाती है। कसम से भाभी जी, आपकी बेटी तो बड़ी मजाकिया है। अगर प्रेम और पूजा की शादी हो गई ना तो प्रेम कभी उदास नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो इसी बात पर दोनों अलग जाकर बात कर ले तो अच्छा होगा नहीं? अलग? ये लो बेटा पॉपकॉर्न का पैकेट। बात करते करते मुंह चालू रहना चाहिए वरना इंसान बोर होने लगता है। जैसी पूजा वैसे आप अंकल जी। और मस्त खाते खाते पूजा और प्रेम की बातचीत आगे बढ़ती है। इस बातचीत के बाद प्रेम इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है और बहू बनकर पूजा खत्री निवास आ जाती है। सुबह के 7 बजे घर की बड़ी बहू निकिता पूजा के कमरे में उसे रस्म के लिए बाहर बुलाने आती है। अरे पूजा तो अभी तक सोई है, उठ जा पूजा, आज घर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म है ना। 8 बजते बजते पंडित जी आ जाएंगे, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जा। पर पूजा को तो उठने के बाद नहाने की आदत ही कहाँ थी, उसे तो सीधा खाने की आदत थी। यहाँ निकिता कमरे से बाहर जाती है, वहाँ अपने बैग से चिप्स के पैकेट निकालकर पूजा मस्त खाना शुरू कर देती है। किस सुकून है इस लाइफ में, मज़ा आ गया। पर वो रेड वाला फ्लेवर लाना ही भूल गई मैं तो। चलो कोई बात नहीं, बाहर जाकर खरीद लूँगी। पूजा खाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि जब उसकी घड़ी पर नज़र पड़ती है तब ना उसके पास तैयार होने का वक्त बचता है ना नहाने का। पौने 8 बज गए, इतने वक्त में नहा के इतने सारे गहने पहनना, इतना सारा मेकअप करना, ये सब कैसे करूँगी मैं? एक काम करती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ और एक लंबा सा घूंघट ले लेती हूँ। घूंघट रहेगा तो किसी को ना मेरा चेहरा दिखेगा, ना ही घूंघट के अंदर मेरे चिप्स के पैकेट। और पेट तक एक लंबा घूंघट लेकर पूजा बाहर मेहमानों के सामने चली जाती है। अरे वाह सुजाता, तेरी दूसरी बहू तो बड़ी से भी संस्कारी आ गई। ये इतना बड़ा घूंघट। अरे शर्मा रही है तू भी ना, समझती नहीं ज्योति। पहले सुबह कमरे से बाहर आने पर शर्म तो आएगी ना, नया घर नए लोग। आजा बहू आ, हम सबके बीच में बैठ जा। हाय पूजा, कितनी स्मार्ट है तू, किसी को शक भी नहीं हुआ तेरे आइडिया के बारे में। अच्छे से बैठ बहू, क्योंकि काफ़ी लंबा बैठना है ना अभी। एक एक कर सभी आंटी तेरा घूंघट उठाएगी, तेरा चेहरा देखेगी और मुंह दिखाए के नाम का शगन देगी। उस शगन को उठाकर रखते ना, आशीर्वाद होता है। हाँ, ये सुनते ही पूजा के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, इन लोगों ने अगर घूंघट उठा लिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं नाइट ड्रेस के ऊपर साड़ी पहनकर बैठी हुई हूँ, और इन लोगों ने ये बात मम्मी जी को बता दी तो उषा देवी तक बात पहुँचती देर नहीं लगेगी। जैसे ही मोहल्ले की पहली औरत मुंह दिखाई की रस्म करने पूजा का घूंघट उठाने जाती है, पूजा अंदर से घूंघट को पकड़कर बैठ जाती है। अरे बहू, इतना भी क्या शर्माना, हम तो औरतें हैं। नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, मेकअप के कारण मेरे पूरे चेहरे पर दाने आ गए। ऐसे में मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती, मुझे शर्म आती है। ये लो नया ड्रामा। ड्रामा नहीं, हकीकत है भाभी। मम्मी जी, मेरी फ़ोटो तो है ही आपके पास, आप अपने फ़ोन से निकाल कर आंटियों के सामने रख दीजिए ना। फ़ोटो से ही कर देंगे ना आंटी जी रस्म। इसके पहले मुझे कभी पिंपल नहीं हुए, और किसी ने मुझे बताया था कि आपका पहला पिंपल कोई देख ले तो उन्हें भी पिंपल हो जाता है। फिर भी आप लोग जिद करते हो तो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो पुरानी रस्म है। वो तो इसलिए होती थी क्योंकि पहले औरतें शादी में नहीं जा पाती थी। हम तो तुझे पहले ही देख चुके हैं, रातों रात बहू बदल तो नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही रहे। हाँ, और इस तरह होती है घर की नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी। धीरे धीरे मेहमान लौट जाते हैं 2 दिन बाद। तो दिन भर कमरे में क्या बैठी रहती है बहू, बाहर आ जा, चल तेरी पहली रसोई की रस्म है आज। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट। पूजा रसोई में जाती है और एक हाथ से खाते हुए दूसरे हाथ से किसी तरह पहली रोटी बनाती है।
डॉक्टर ने बोला था कम खाना, ये थोड़ी ना बोला था मत खाना। ये पराठा खा ही लेती हूँ। पूजा उस पराठे को खा लेती है, फिर बनाती है दूसरा पराठा, उसे भी खा जाती है। बहू कितनी देर? बस 2 मिनट पापा जी। पूजा जल्दी जल्दी थोड़े बहुत पोहे बनाकर टेबल पर लाती है और सभी के हिस्से में आते हैं 1 कटोरी पोहे। ये इतना सा खाना कौन खाएगा बहू? ये तो मुंह में ही खत्म हो जाएगा, पेट तक पहुंचेगा ही नहीं। इतना सारा खाना तो है मम्मी जी, और ऐसे भी डॉक्टर कहते हैं एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ज़्यादा ले लिया और आप लोगों को कम दे दिया, मैं भी तो इतना ही खा रही हूँ। यही तो बात है मम्मी जी, मेरे वक्त पर क्या कुछ नहीं बनवाया था मुझसे, और नई बहू जो दे वही सही। ये इससे ज़्यादा तो प्रेम झूठा छोड़ा करता था। वही ना भाभी, जितना ये झूठा छोड़ते थे अगर उतना ही खाना दूंगी तो इन्हें भी खाने की अहमियत समझ में आएगी। और ये थी पूजा की पहली रसोई। इस दिन के बाद तो परेशानी शुरू होती है। एक सुबह नहीं भाभी, मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा खाने से मना किया है, 1.5 रोटी काफ़ी है। पूजा तुम क्या सोचती हो, इतना मैंने तुम्हें बोला, तुम्हारे मोटे होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ ना आराम से। तू रहने दे, इसे जितना खाना होगा खा लेगी। पतले होने की वैसे भी ज़रूरत है, जिससे शरीर में आगे जाकर बच्चा होने में तकलीफ ना हो। वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, पर मैं जब भी देखता हूँ खाने के वक्त बेचारी पूजा ना के बराबर खाना खाती है, बड़ा बुरा लगता है देखकर मुझे। ये बात तो है प्रेम की मम्मी, मैंने भी देखा है खाने की थाली में बेचारी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रोटी लेती है। अब 90 केजी की कोई लड़की सिर्फ 2 ही रोटी खाए तो देखने वाले का चौंकना स्वाभाविक था। दिन भर तो प्रेम और महेश दुकान पर रहते थे, तो उन्हें पता कैसे चलता कि उनकी पीठ पीछे पूजा दिन भर गाय की तरह चरती रहती है। एक दोपहर पूजा ऑनलाइन अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करके आराम से खा रही थी, तभी दरवाजे से सुजाता की देवरानी और देवर अंदर आते हैं। चाचा जी, चाची जी, आप लोग पाए लागू, बैठिए बैठिए। अरे पूजा बहू, तू भी अपनी चाची सास चाचा ससुर के पैर छू ले। आप देख नहीं रही है मम्मी जी, मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ ना। अभी कुछ देर पहले ही तो तूने नाश्ता किया बेटा। उसके बाद फ्रिज से निकाल के सारी आइसक्रीम भी तो खा गई मम्मी जी। इतने के बाद तुम्हें कैसे भूख लग गई पूजा? क्या भाभी, आप भी ना, खाने की टेबल पर 2 ही रोटियां ली थी मैंने, तो भूख तो लगेगी ना। बस ये स्लाइस ख़त्म करके आ रही हूँ। पूजा पिज्ज़ा बेस्ड स्लाइस खाकर घर पर आए मेहमानों के पैर छूती है और वापस से पिज्ज़ा का दूसरा स्लाइस खाने चली जाती है। मान गए भाभी आपको, मेरे वक्त तो इतनी कड़ाई बरतती थी आप, जिसके कुछ कहने ही नहीं। और यहाँ आपकी बहू को इतनी भी फुर्सत नहीं कि घर पर आए मेहमानों के साथ 10 मिनट बैठ जाए। पूजा, ये खाना वाना बाद में करना, अभी जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, और तुम्हारे चाचा जी के लिए पकौड़े। 2 मिनट चाची जी। अपना स्लाइस पूरा करने के बाद पूजा रसोई में जाकर चाय और पकौड़े तो लेकर आती है, पर मेहमानों के साथ ही उस नाश्ते को खाने भी बैठ जाती है। ये नाश्ता लाते ही तो पकौड़े खाने क्या लग गई बेटा, जाकर चटनी बनाकर ले आ। खाते वक्त किसी को काम के लिए नहीं बोलते चाची जी, आपको दिख नहीं रहा मैं नाश्ता कर रही हूँ। बाप रे, ये सुनने के लिए आई थी क्या मैं भाभी मुझे नहीं करना नाश्ता? ये आपके देवर 5 स्टार होटल में नाश्ता करने वालों में से है। वो तो रास्ते में आपका घर पड़ गया तो हम यहाँ आ गए, पर बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए जी। अरे रुक जा पारुल, तू और देवर जी बिना खाए चले गए तो ये मुझसे बड़े नाराज होंगे। वो तो हमारी इतनी बेइज्जती करने के पहले सोचना चाहिए था भाभी आपको। पूजा ने तो हद ही कर दी थी, जब देखो खाना खाना और खाना। एक दोपहर निकिता रसोई में खाना बना रही थी। अपनी बड़ी बहू को रसोई में देखकर सुजाता अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ पूजा रजाई ओढ़कर बैठी हुई थी। तेरी जेठानी खाना बना रही है, क्योंकि तेरे हाथ से तो खाना अच्छे क्वांटिटी में बनता नहीं। एक काम कर, तू जाकर कपड़े धो ले पूजा। अरे मम्मी जी, खाना खा रहे इंसान को कभी काम नहीं बोला जाता। आप देख नहीं रही मैं खाना खा रही हूँ। अब यहाँ क्या खा रही है तू? पूजा रजाई उठाती है और रजाई के नीचे होते हैं वेफर्स। हे भगवान, ये ऐसे पतली होगी तू? दिन में कौन सा वक्त होता है जब तुम खाती नहीं हो? ऐसे तो तू खाती रहेगी और सारे काम को टालती रहेगी। शरीर हिलेगा नहीं तो वजन और भी चढ़ेगा। मैंने कभी काम करने से मना किया क्या मम्मी जी? अब खाकर नहाऊंगी भी, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि खाना मत छोड़ो, बस धीरे धीरे खाओ, कम खाओ। भगवान जाने कौन सा डॉक्टर मिल गया है तुझे। परेशान होकर सुजाता अपने समधन के घर जाती है और उसे पूजा की शिकायत लगाते हुए कहती है, यह तो अच्छा चुना लगा दिया समधन जी आपने हमें।
आज के ज़माने में लोग देख सुनकर लड़की को पसंद करते हैं कि सुंदर हो, सुराही सी गर्दन हो, कटीला बदन हो, पर हमने ये सब नहीं देखा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी बेटी दिन भर भैंस की तरह चरती रहे। अगर यही करना होता तो हम अपने घर एक भैंस ही ले आते। पर भैंस आपके घर तो घुस ही नहीं पाती ना समधन जी, दरवाजा कितना छोटा है आपके घर का। चुप रहिए जी आप। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ समधन जी। वो क्या है ना, पूजा की शादी के पहले मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उस डॉक्टर ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी, बेचारी को दिन भर चढ़ती रहती है। तो फिर चलिए फिर से चलते हैं उस डॉक्टर के पास। पता चला कोई फर्जी डॉक्टर निकला। और पूजा के साथ सुजाता और उषा पहुंचती है डॉक्टर के पास। शर्म नहीं आई डॉक्टर साहब आपको? ऐसी झूठी नसीहत देते हैं आप लड़कियों को। पहले तो कम से कम एक वक्त पर ये 12 रोटियां खाकर थम जाती थी, अब तो 2-2 रोटी करके 20 रोटियां खा रही है। अब ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सर, भूल गए क्या? 6 महीने पहले मैं आपसे काउंसलिंग करवाने आई थी। 1 घंटे बात करने के बाद जब मैं निकल रही थी और आपसे टिप मांगा था, तो आपने क्या कहा था? खाना छोड़ो मत, थोड़ा थोड़ा ही खाओ, पर खाओ। अब जब लंदन रिटर्न आदमी इतनी अच्छी नसीहत दे तो मैं आपकी एडवाइस को कैसे टाल सकती थी। इसीलिए मैंने उस दिन से थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटे खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रात को भी हर 15 मिनट का अलार्म लगाकर सोती हूँ, ताकि उठकर कुछ खा लूँ। नहीं तो पता चला ज़्यादा देर भूखी रहेगी और आपकी दी हुई एडवाइस मिस होगी। इसीलिए तो पहले आप 90 केजी की थी, अब पूरे 100 की होने वाली है। वो सलाह आपको नहीं, अपनी बीवी को दे रहा था जो कि कॉल पर थी। फीवर के कारण वो कुछ भी खाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि खाना छोड़ो मत, थोड़ा थोड़ा खाती रहो। और जहाँ तक रही आपकी बात, आपको पूरे दिन में 4 रोटी से ज़्यादा रोटियां खानी ही नहीं है। नहीं,